दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। इसमें 4 कथन आपके दिए गए हैं कि जो संविधान सभा या संविधान का मसौदा था उसमें राज्यपाल को निर्वाचित करने के प्रावधान की योजना को छोड़ दिया गया था। 4 कारणों में से आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। दूसरा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। तीसरा, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। और चौथा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इन कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तात्पर्य होता दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो 1, 3 और 4 ये जो हैं ये आपका सही है। दोस्तों, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णमाचारी यानी टीटी कृष्णमाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों और आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ता, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है और राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व और संघर्ष को जन्म देंगी। केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिल सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 3 और 4 जो है ये महत्वपूर्ण है, सही उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो सही उत्तर है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल यानी गवर्नर होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 154(1) में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस तरह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। राज्यपाल से संबंधित कथन है। पहला कथन है, देखिए कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कथन आपका है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कथन है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप सही उत्तर राज्यपाल के बारे में जानेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहाँ पर 2 और 4 आपके सही हैं। कैसे?
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 157 में प्रावधान है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए केवल 2 अर्हताएं हैं। एक तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरे वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इस कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतुक के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। इसके बाद आपको कूट के आधार पर बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। ये आपका सही नहीं है। तीसरा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल सही है। और चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 आपके सही हैं। कैसे? देखिए, अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 159 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। और राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। तो जो राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है ये 3री अनुसूची में न होकर ये अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो इस तरह से कथन 1, 3 और 4 आपके सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न भी भारतीय संविधान से ही है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन और सोचने विचारने के लिए तार्किक प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है क्या? विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या शामिल है? कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा एवं राज्यपाल, जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो ये 3 और 4 दोनों ही आपके सही हैं राज्यों की विधायिका के अंतर्गत। केंद्र की विधायिका में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, वहीं पर राज्यों की विधायिका में विधानसभा और राज्यपाल तथा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है ये शामिल है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम जो है विधान सभा या विधान परिषद होता है। और अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है ये शामिल है। जहां पर जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में कथन 3 सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संबंध में 4 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। ऐसा प्रावधान केवल भारत के 6 राज्यों में है जहां पर राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है। इसमें विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन होती है और विधानसभा निचला सदन होता है।
अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो सही उत्तर है अनुच्छेद 171। राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित है। और आप जान लीजिए कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। 6 राज्य ऐसे हैं, ये पूछा जाता है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, किन राज्यों में है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि कौन से 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। प्रश्न संख्या 8 आइए देखते हैं। राज्यों में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने संबंधी कौन सी सही विधि है, या राज्य में दूसरा सदन या विधान परिषद की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा कथन आपका सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 169 संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तय कर सकती है, जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तो सही उत्तर है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा ही दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित जो है प्रावधान इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें देखिए आपको बताना है। कथन है, राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में शामिल है। बिल्कुल सही है। कारण है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के द्योतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं कि जितनी की राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों ही कथन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। 2 कथन दिए गए हैं, मंडल आयोग से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 10 है। 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर या सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, मंडल आयोग रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, मंडल आयोग रिपोर्ट 1979 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आप जान लीजिए कि ये जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में सौंपी गई थी। तो यहाँ पर कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 सत्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार, देखिए ये जो थे पीएम मोरारजी देसाई सरकार में बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन की घोषणा की थी। 1 जनवरी 1979 को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई और 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई और मंडल आयोग रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 कि किसने कहा है कि सभी सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आप इस कथन को ऐसे याद रखिएगा, ये कथन
प्रोफेसर बिपिन चंद्र का है। बिपिन चंद्र महत्वपूर्ण इतिहासकार और विचारक रहे हैं। आप जान लीजिए कि सांप्रदायिकता के संदर्भ में बिपिन चंद्र के विचार उनकी पुस्तक कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया में उल्लिखित हैं और सभी सांप्रदायिकता हानिकारक है, ये कथन बिपिन चंद्र का है। प्रश्न संख्या 12 है, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है क्या? ऑप्शन है स्वीकार्य कार्रवाई, सकारात्मक भेदभाव, राज्य हस्तक्षेप या समाज समकरण। तो सही उत्तर है सकारात्मक भेदभाव, जाति आधारित आरक्षण को माना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि जाति आधारित आरक्षण को आप देखिए, जाति आधारित जो आरक्षण होता है उसको सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। सकारात्मक भेदभाव की नीति राज्य की होती है जिसमें कमजोर तबकों के मध्य समानता लाने के उद्देश्य से लागू किया जाता है और ये सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस को प्राप्त करने का भी एक जरिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? तो सही उत्तर आप सभी जानते हैं 52वां संशोधन। दोस्तों 52वां संशोधन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दल बदल विरोध से या दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है और भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है संशोधन करके लाया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, गैब्रियल आमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? आपको बताना है। ए है सत्तावादी दलीय प्रणाली, बी प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, सी प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली, डी गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली और ई प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली। इसमें सही उत्तर क्या है आपको बताना है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, गैब्रियल आमंड ने दलीय प्रणाली या पार्टी सिस्टम को जिस रूप में विभाजित किया है उसमें सत्तावादी दलीय प्रणाली है, इसके अलावा प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली है, फिर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली है, इसके अलावा गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली है। तो ए, बी, सी और ई, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल ए, बी, सी और ई इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का क्या मतलब है आप जान लीजिए। दोस्तों सॉफ्ट पावर का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का सहारा लेने। तो सॉफ्ट पावर को जोसेफ एस नाई ने गढ़ा है। जोसेफ एस ने या जोसेफ एस नाई के द्वारा सॉफ्ट पावर टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बातचीत और सहयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, कथन है कि भारत की राजनीति और नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं और कारण है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो न तो भारत में या कहीं भी दबाव समूह जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों से नीति निर्माण और प्रक्रिया में दबाव के लिए तो शामिल होते हैं, लेकिन ये सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। यही आधार है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर का। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं लेकिन दबाव समूह नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक नागरिक समाज पारितंत्र के परिधि में सामान्यतः ये शामिल होते हैं। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी के अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल होती हैं आपको बताना है। अलाभकारी संगठन, ऑनलाइन समूह, धार्मिक नेता और विधायिका, इनमें से नागरिक समाज में जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, अलाभकारी संगठन यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन समूह और धार्मिक नेता नागरिक समाज में शामिल होते हैं। विधायिका इसमें शामिल नहीं है।
तो सही उत्तर ABC हो जाएगा। दोस्तों, सामाजिक सक्रिय समूह एक पक्षपाती समूह होता है। वे एक गैर संस्थानिक संगठन और गैर व्यावसायिक संरचनाएं होती हैं। वह स्वायत्त शासी समूह होते हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते। इसलिए एक सामाजिक सक्रिय समूह का ये अभिलक्षण नहीं है कि ये जो नागरिक समाज है दोस्तों, ये सरकार से अलग निजी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें गैर सरकारी संगठन, अलाभकारी संगठन, ऑनलाइन समूह, धार्मिक नेता शामिल होते हैं जो नागरिक हितों और इच्छा को सरकार के सामने रखते हैं और समाज को लोकतांत्रिक बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल एक्शन ग्रुप, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न आपका नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण क्या नहीं है? वे पक्षपाती समूह हैं, वे गैर संस्थानिक संगठन हैं, वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, वे गैर व्यावसायिक संरचनाएं हैं। तो इसमें से कौन सा सोशल एक्शन ग्रुप या सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है? तो सही उत्तर है वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। ये सोशल एक्शन ग्रुप के अभिलक्षण नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सामाजिक क्रिया समूह या सोशल एक्शन ग्रुप के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वे सूक्ष्म क्रिया समूह हैं। देखिए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। वे सूक्ष्म क्रिया समूह हैं, ये आपका सही है। वे शहरी उपकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, नहीं। वे गरीब और दलित वर्गों के लिए कार्य करते हैं, सही है। वे मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं, सही है। तो देखिए, ऑप्शन B जो है ये सामाजिक क्रिया समूह के बारे में सही कथन नहीं है। ये जो है अन्य जो A, C और D हैं ये आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न है। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन कौन करता है? मतदान अभिकर्ता, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी या राजस्व अधिकारी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पीठासीन अधिकारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, रूसो का कथन है। रूसो का इंग्लैंड की जो शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था है उसके संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान ही लोकतांत्रिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें पहला है कि भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराता है, बिल्कुल सही है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करता है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका निकायों का चुनाव आयोजित कराता है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका निकायों का चुनाव आयोजित कराता है। तीसरा है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ये भी आपका सही है। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा के संदर्भ में नहीं, ये आपका सही नहीं है। आप देखिए, ये जो है कथन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इसके लिए निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम नहीं होता है। और चौथा है, निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर है। 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन तीसरा कथन कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है, ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है।
यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुनाव आयोग यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई है? चुनाव आयोग के द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई है? तो ये शक्ति 26 नवंबर 1949 को प्रभावी या लागू हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन से भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, तो उसी समय से निर्वाचन आयोग संबंधी अनुच्छेद 324 ये लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? ऑप्शन है विधिक तर्कपरक सिद्धांतों का अभाव, नौकरशाही संगठन के संचालन में विधि के शासन का अभाव, दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकी कारकों का अभाव और सैद्धांतिक रूप से समेकित कार्रवाइयों की संपूर्ण व्यवस्था का अभाव। नौकरशाही मॉडल की कमी आपको बताना है। तो इसकी कमी है दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव। कैसे? दोस्तों, आप जान लीजिए कि दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव नौकरशाही मॉडल की एक कमी है। और नौकरशाही ये फ्रांसीसी भाषा ब्यूरो से बना है। इसका अर्थ होता है मेज या डेस्क। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रशासन का मौलिक अर्थ ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करना यानी विधिक तर्कपरक सत्ता के रूप में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प को चयनित करिए। यहाँ पर आपका जो है पहला है ए, लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है, बिल्कुल सही है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है, बिल्कुल सही है। लोगों को संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है, बिल्कुल सही है। लोग नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सही नहीं है। तो कथन ए जो है केवल ए, बी और सी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि लोक प्रशासन में लोगों को सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की ज़रूरत है, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है, लोगों को संस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है, लोगों को बेहतर नौकरशाही की अपेक्षा है और जन समर्थ या समर्थ जन कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण कार्यकलापों की अपेक्षा है, न कि नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है एंथोनी डाउन्स ने 1967 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए दोस्तों कि नौकरशाह परिवर्तन के नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, यानी ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एंथोनी डाउन्स के द्वारा किया गया था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखेंगे कि देखिए नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, यानी नौकरशाह जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ये परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंथोनी डाउन्स ने 1967 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं इस पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसमें आप देखिए 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन गलत और 1 कथन आपका सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और आप देखिए कि यहाँ 4 कथनों में से 1 कथन आपका जो है सही है केवल। पहला कथन है कि इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जो जिला स्तर पर जिला पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के रूप में होती है। तो आप जान लीजिए ये जो है पंचायती राज व्यवस्था ने
पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिशें हैं जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी। अशोक मेहता समिति के अनुशंसाएं शामिल की गई थी। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। जिला स्तर पर जिला पंचायत और गांव स्तर पर पंचायत के रूप में। ये सही नहीं है। न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए, ये अनुशंसा थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें क्रमावर्तित आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए, ये भी नहीं। और सभी जिला स्तर के अधिकारी आवश्यक रूप से जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसाओं के बारे में केवल ऑप्शन बी सही है। इसमें आप देखिए, न्याय पंचायतों को पंचायतों के विकास से पृथक निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए, ये सही है। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था जनता पार्टी सरकार में। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं कि स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने के लिए स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किए जा सकते हैं, ये किसका विचार था? तो सही उत्तर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सुझाव दिया था कि स्थानीय निकाय की जो है समस्याओं की या शिकायतों को सुनने के लिए ओम्बुड्समैन नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य उपबंध कौन से हैं, इसमें आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पंचवर्षीय चुनाव बिल्कुल सही है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सही नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण सही नहीं है। नगर पंचायत सही है। तो कौन कौन महिलाओं के लिए आरक्षण बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखिए, पंचायतों के लिए आरक्षण और नगर पंचायत, ये आपका विकल्प अगर जो देखेंगे तो 1 और 3 आपके विकल्प आपके देखें तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। कैसे? आप देखिए कि 73वें 74वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें, पंचवर्षीय चुनाव की बात की गई थी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य सूची के 29 विषयों का पंचायतों का स्थानांतरण, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नगर पालिकाओं की बात की गई है। इसमें नगर पंचायत की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर पंचवर्षीय चुनाव और महिलाओं के लिए आरक्षण, ये 1 और 3 इसमें शामिल था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कार्य स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है? लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो सही उत्तर सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण या जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का अनुरक्षण होता है, ये स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये याद रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। देखिए, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण, सही है। अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण इसमें शामिल नहीं है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। तो ये नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के बारे में ए, बी और डी आपका सही है। ए, बी और डी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक प्रावधान? इसमें आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन कराए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 के। इसके अंतर्गत जो है निर्वाचन कराए जाते हैं पंचायती राज संस्थाओं के, और पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण, ये जो है ये कार्य किसका होता है? स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन, ये राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मेदारी पे पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें चुनावी व्यवस्था या भारत में जो चुनाव है उसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 से 329 में प्रावधान है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 308 से 323 में है। पंचायतें संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 से 243 ओ में, और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं अनुच्छेद 124 से 147 में है। तो ये आपका 3, 4, 1 और 2 सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं। 4 कथन दिए गए हैं और कोड के आधार पर या कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक होनी चाहिए। यदि वह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, और यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो आप देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 और 4 आपके सही हैं। कैसे? देखिए, पंचायत की पदावधि के संबंध में जो सही है कि यदि ये पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। लेकिन यदि किसी पंचायत की पदावधि या जो उसका कार्यकाल है 6 माह से कम ही बचा है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ये 2 कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर कथन 2 और 4 आपके सही हैं, केवल 2 और 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया है और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कब गठित की गई थी? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार में हुआ था, और इसने भारत में पंचायती राज पर 3 चरण, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति के चरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से संबंधित है। इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, बिल्कुल सही है।
राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसमें शामिल हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता। 1, 3, 4 जो है राष्ट्रपति द्वारा जो चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त की जाएंगी, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और इसके अलावा इसमें लोकपाल की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। 1, 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो लोकपाल के नियुक्ति या चयन के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और जो है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता सदस्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपके सही उत्तर है। राज्यसभा के सभापति इसमें सदस्य के रूप में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं आपको बताना है। तो न्यायमूर्ति PC घोष यानी पिनाकी चंद घोष। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद घोष की नियुक्ति की गई थी। और 10 मार्च 2024 से न्यायमूर्ति अजय माणिक राव जो है AM खानविलकर इस संस्था के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5 यस के रूप में रखा है। इसमें गलत विकल्प कौन सा है? 5 यस में क्या शामिल हैं आपने पढ़ा होगा। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, इसमें सामंजस्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के जो 5S हैं, 5S मॉडल है, उसमें पहले S से सम्मान, दूसरे S से संवाद, तीसरे S से सहयोग, चौथे से शांति और 5वें से समृद्धि है। तो ये 5S हैं विदेश मंत्री S जयशंकर की बहुपक्षीय कार्रवाई में शामिल, उनके 5S के अर्थ। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये परमाणु हथियारों की होड़ थी, बिल्कुल सही। प्रोपोगेंडा युद्ध या प्रचार युद्ध था, सही है। गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी थी, नहीं। तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, नहीं। तो ए और बी केवल आपके शीत युद्ध या कोल्ड वार के संबंध में सही हैं। आप जानते हैं कि शीत युद्ध गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी नहीं थी, न ही तीसरे विश्व के देश इसमें शामिल थे। शीत युद्ध क्या था? USA और USSR यानी अमेरिका और सोवियत गणराज्य और उसके सहयोगियों के बीच भू राजनीतिक तनाव का काल था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समाप्त हुआ था और सोवियत संघ के पतन के और विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। ये एक तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का टकराव था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाएंगी, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।